हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा अगस्त के लास्ट वीक में संभावित है, उससे संबंधित जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कलेक्शन है रिलेटेड टू पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है एवं शासन है, उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्शन थे उन्हें देखने वाले हैं फ्रॉम द जीएस पॉइंटर। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और ई लगा दिया जाएगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको सही उत्तर देखना होगा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो गाइज 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया था उसका जो उद्देश्य था, अदालतों की डांडिक जो अधिकारिता का संबंध था उससे, और भारतीय एवं यूरोपीय लोगों को जो बराबरी थी उस पर रोकना था। नेक्स्ट देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये की गई थी 1935 के जो 1935 का अधिनियम था उसके द्वारा किया गया था भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा 1937, 1938, 1939 या 1918। सही उत्तर हो जाएगा 1937 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 1892 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो सुमेल है वो देखना होगा। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1784 पिट्स का भारतीय अधिनियम। नियंत्रण जो परिषद थी इनका जो स्थापना हुआ था इसका 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के नियामक अधिनियम द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में जो कार्य करने की अनुमति थी 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुई थी। इनको ऐसे ही याद करिएगा, एज इट इज़ ये आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्न द्वारा पड़ी थी। तो देखिए, अंग्रेजी शिक्षा की नींव काफ़ी सारे जो हैं एक्ट थे। 1813 का चार्टर एक्ट, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में जो द्वैध शासन था उसकी व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के जो 7 व्यापारिक एकाधिकार थे इसको समाप्त किया था। कब? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया? तो ये भारत का राजस्व ब्रिटिश के जो संसद थी उसके नियंत्रण में आया 1858 के एक्ट में, यानी उसके द्वारा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। तो ब्रिटिश भारत में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था 1909 के अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार से किया गया था। तो इसको सांप्रदायिक जो है यहाँ पे सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो 1919 में पहली बार भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो भारतीय विधान पालिका थी द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो 1919 से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे विचार करना होगा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा। तो 1919 में मताधिकार जो महिलाओं का था उसकी संस्तुति की गई, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में
महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। सही कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये सेकंड वाला सही था, ठीक। यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 और 1945 के निर्वाचन आएंगे। यानी कि विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे, तो एक हुआ था 1926 वाला और एक हुआ था 1945 वाला। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था, तो ये था 1945 का। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 से, और पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, ठीक है। वैसे तो ये 1935 से संबंधित है, लेकिन पहली बार 1861 से संबंधित है। याद रखिएगा दोनों जो अधिनियम है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया कौन से अधिनियम से? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम से संभव बनाया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है किसके कौन से एक्ट के द्वारा? 1935 के एक्ट के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं बतानी होंगी। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में इसको लागू किया। अगला देखें, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया कब? 1935 अधिनियम द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? 1935 एक्ट के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। यानी कि जो अतिरिक्त शक्तियां थी जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची थी, इसी प्रकार से वहां पे भी जो अतिरिक्त शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रदत्त किया गया किसके द्वारा? तो ये एक्ट था 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव कौन से हैं? तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार विधानमंडल के लिए जो सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। चले आगे देखते हैं। यहाँ पे भी 1935 के एक्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इससे लगभग 250 के आसपास जो आर्टिकल्स हैं सीधे ले लिए गए। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1935 के एक्ट के फलस्वरूप। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था कुल कितने प्रांतों में बना था? तो ये 1937 की बात हो रही है। ये 1937 में कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में कितने व्यक्ति थे? तो एक प्रतिनिधि के अनुपात में 10 लाख व्यक्ति थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिंग लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर। तीनों नाम याद रखने, कुछ नया आएगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से कौन सा नहीं है तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। 1946 में अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे वो कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखें। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जगजीवन राम में से अगस्त 1946 में गठित जो प्रथम अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे वो कौन थे? तो जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसके सदस्य कौन कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। बट जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो नहीं थे, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर कथन एक कारण आर दिया गया है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी।
ये कथन ए है। कारण है वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। चलिए आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार था सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये किया गया था 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा के बारे में सही कथन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और सही कथन हमें देखना होगा। तो गाइज ये सारे सही हैं। संविधान सभा के संदर्भ में क्या क्या है देख लेते हैं। इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार भी सीमित था। वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक, ये सारे कथन सही हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन कौन से हैं? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। ये सारे कथन इसके थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को डैश डैश डैश, तो उत्तर क्या है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यानी कि विभिन्न प्रांत थे, उनकी विधानसभाओं द्वारा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा को के जो सदस्य थे उनको चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का उद्घाटन अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। चले नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो विधानसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, भारत की जो संविधान सभा थी इसका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रश्न आते हैं बिहार पीसीएस में, हूबहू ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा के जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को यह जो प्रस्ताव है पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन कौन से हैं? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चले आगे देखिए, ये सारे सही थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए थे 11 अधिवेशन कुल बनाने में। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर जो अधिवेशन हो गए वो 12 हो गए, और जो संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे बनाने के लिए वो थे 11। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का। सुमेल देखना है। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी उपाध्यक्ष जो थे H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतया एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? B.T. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे कौन नामित किए गए थे? तो ये प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी, जो कि अस्थायी उपाध्यक्ष के लिए नामित किए गए थे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये तृतीय वाचन जो है प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा।
भारत का जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतया लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, पहले से ही मना रखा था। भारतीय संविधान को अपनाया एक अधिनियमित कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया, अधिनियमित किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न अगर आता है तो 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा जो अंतिम बैठक थी। पहली बैठक कब हुई थी? कृपया कमेंट करिए। चले आगे देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। आगे देखें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी तो क्रमशः 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कथन देखने हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के जो रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है? तो देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। आगे देखेंगे। संविधान सभा में वैयक्त मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बात किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसने ऐसा सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का कथन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। आगे देखें। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने ऐसा कहा था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो ये थी 15। हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। चलिए देख लेते हैं इन्हें। भारतीय संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार के जो थे संविधान सभा समिति और उनके अध्यक्षों के बारे में देख रहे थे। तो मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप बी.आर. अम्बेडकर, यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय में जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने ही प्रांत का एकीकरण किया था और इन्हीं के जो याद में जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है? कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? देखिए उन्हें मिलाकर 7 थे और अम्बेडकर जी को हटा दिया जाए तो 6 थे। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन कौन से थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। देखिए इसमें बी.एल. मित्र के स्थान पे एन माधव राव थे तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णा
मचारी जो है वो प्रारूप समिति में शामिल किए गए थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आते हैं संविधान के स्रोतों में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई भारत में। भारत के संविधान में उद्देशिका यूएसए के संविधान से आई। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारत में न्यायिक पुनरावीक्षण जो था, जुडिशियल रिव्यू, ये आया जो है अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए से, यानी न्यायिक पुनरावलोकन आया यूएसए से। संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से आई? तो संघात्मक होगा। अभी संसदात्मक का भी हम लोग देख लेंगे, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था थी उसको भी देखेंगे। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से थी और भारतीय संघवाद जो था वो भी कनाडा से ही संबंधित था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश जो है संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न थी जो कि भारत में? तो ये थी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली से डिफरेंट। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय एक लक्षण है जो पाया जाता है समान रूप से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से आई? ऑस्ट्रेलिया से आई। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए? तो डीपीएसपी आए आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की जो संकल्पना है ये कहाँ से आई? तो ये आई राज्यों का संघ कनाडा से आई, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में जो भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? तो ये राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, स्रोत देखेंगे। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से आए, रिवीजन हो रहा है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से। आपातकाल का जो मूल अधिकारों का स्थगन था जर्मनी के वाइमर संविधान से। राजनीति निर्देशक जो तत्व थे आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से थे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा जाना, तो ये जो आया था ये किससे आया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल अगर कोई विधेयक सुरक्षित रखता है तो ये जो सिस्टम आया ये कनाडा से आया था। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। मंत्रिमंडलीय सरकार जो थी, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा से आया ये। मौलिक अधिकार फिर से यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा। केंद्र की देखिए अवशिष्ट शक्तियां कनाडा है और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं समवर्ती सूची वाली वो कहाँ से? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से यानी कि रूस से। कथन कारण भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो देखिए दोनों सही हैं किंतु व्याख्या सही नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई कहाँ से? मूल अधिकार यूएसए। नेक्स्ट, पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान कहाँ का था? तो ये अमेरिका का था। हमारा अगला टॉपिक संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से हैं कितने आर्टिकल्स? लगभग 465 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद हैं? तो शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 थीं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो अनुसूचियाँ थी वो थी 8 अनुसूचियाँ। 4 नई अनुसूचियाँ शामिल की गई हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। भारत में संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जो संशोधन करके जोड़ लिया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग हो गए हैं। मूल अधिकार में कितने भाग हैं? तो ये 22 भाग हैं। अनुच्छेद हैं मूल जो संविधान था इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये है भाग 2। ठीक है, आगे देखिए। तो भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। संघ है भाग 5, राज्य है 6 में, याद रखिएगा। सही क्रम देखना होगा। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद
3 के अनुसार, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323A के अनुसार। फिर देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। ठीक है, आगे देखिए पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9A, निर्वाचन, तो निर्वाचन के बारे में देख लेते हैं 15। ठीक है, यानी कि जो निर्वाचन है, निर्वाचन भाग 15 में आ जाएगा। अधिकरण आपका भाग जो है आपका 14A में आ जाएगा। चले आगे देखते हैं सहकारी समितियों के बारे में। तो सहकारी समितियां भाग 9B में आ जाएंगी। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है आपकी भाग 14 में आ जाएंगी। आपात उपबंध किस में आ जाते हैं? 18। ठीक है, आपात उपबंध भाग 18। आगे देखिए भारत के महान्यायवादी के से रिलेटेड जो भी उपबंध है, भारत जो भाग है भाग 5 अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 17। चलिए आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है उससे संबंधित जो उपबंध हैं वो भाग 13 में संबंधित हैं। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी, तो ये था भाग 9। ठीक, आगे देखिए संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में उल्लेख है किसका? संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनका। कौन सा भाग है? भाग 11 अध्याय 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्र जो राज्य क्षेत्र है उनका ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची है। यदि भारत संघ के नए राज्य सृजन का जो है सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? इसकी पहली अनुसूची को। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित है क्या क्या? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है। कौन सा है? तो ये है 60, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट, चतुर्थ जो अनुसूची है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। छठवीं AMTM यानी कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अष्टम में भाषाएं हैं, 8वीं में भाषाएं हैं, 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम है। सही सुमेलित देखिए 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है, इसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियां आ जाती हैं। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं में देखिए 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है, भूमि से संबंधित सुधार। ठीक है, 10वीं में दल बदल जो परिवर्तन था इससे संबंधित निर्भरता है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सा केस? कोएल्हो केस। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना नियोजन का विषय क्या है? तो समवर्ती सूची। ये जो है विषय है समवर्ती सूची से आर्थिक योजना। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय जो संघीय सूची है उसमें जो प्रविष्टियां हैं इनमें कुछ अंतर होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, तो मूल रूप से जो है हम देख लेते हैं। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 यानी कि 47। जानवरों के प्रति जो क्रूरता है इसकी रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। क्या है? आपराधिक मामले, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए होंगे उनके अनुसार सही उत्तर यही रहा होगा। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। राज्य सूची का विषय है
जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची से है। दल बदल जो विरोध है वो 10वीं अनुसूची से है। समवर्ती सूची में है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन। विषय सूची देखें, वन समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, शेयर बाजार संघीय सूची, केंद्र सूची, जनगणना राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन यानी अंतरिक्ष अनुसंधान वगैरह। सही कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण नगर पालिका द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, पहला ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, दूसरा पंचम अनुसूची, षष्ठी अनुसूची, सप्तम यानी कि जो 7वीं अनुसूची है, ये सारे जो है शिक्षा में प्रभाव डालते हैं। 5वीं, 6ठी और 7वीं जो अनुसूची है वो प्लस DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। कृषि तथा गैस और गैस कर्म किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे, पुलिस का। पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची का। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं जो सूची थी उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका राज्य संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची, तो यह है सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 37। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची में आता है ये। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में आता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो क्या है? तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची से किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय है 29 राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, तो वो अनुच्छेद है 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है जो अनुच्छेद 117 है। इसमें भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 में, अनुच्छेद 312। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के द्वारा की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। फिर अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता हो जाएगा। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 44 समान नागरिक संहिता। 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 124 संघ की जो न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 5 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। 352 आकस्मिक प्रावधान यानी राष्ट्रीय आपातकाल। 245 विधायी शक्तियों का विवरण।
अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 36 राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व, 74 मंत्रिपरिषद, 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये सारे अनुच्छेदों के बारे में बात की जा रही है। विधानतया नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है, 14 के अंतर्गत। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देता है अनुच्छेद 111 के तहत। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 54 की, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इससे संबंधित है। 75 अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 161 नॉट 161। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 खा राष्ट्रपति को पद से हटाना। अनुच्छेद 67 खा राष्ट्रपति को पद से हटाना। 94 स्पीकर को पद से हटाना। 90 राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना। तो देखिए 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना है, 94 में लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाना है। अनुच्छेद 67 खा में जो उपराष्ट्रपति है उन्हें पद से हटाना है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य, 280 है वित्त आयोग, 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 371 का में देखें तो नागालैंड आ जाएगा। 300 का में नागालैंड है, 371 खा में असम है, 371 गा में मणिपुर है, 371 घा में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, इनमें से कोई एक आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी 148 अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग 315 आपात स्थिति की घोषणा, 352 अखिल भारतीय सेवाएं 312 रिवीजन हो रहा है, ये सब रिपीट हो रहा है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन 368 अंतर राज्य परिषद 263 याद रखिएगा। फिर अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 352 आपात स्थिति की घोषणा, 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अगला देखेंगे, चलिए अगला देखते हैं। 215 अनुच्छेद क्या कहता है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 215। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इस जो अंतरण है, अनुच्छेद 222। 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। फिर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, अनुच्छेद 241 में है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया वो कौन से अनुच्छेद के तहत, 241 के तहत। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, 76 के द्वारा महान्यायवादी का जो वो है नियुक्ति है। 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है। कार्य करने का अधिकार, अनुच्छेद 41 के तहत। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, अनुच्छेद 42। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45। तो जो शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 42 में हो जाएगा। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा मिक्स हो गया है, फिर से देखते हैं। कार्य करने का अधिकार कब है, अनुच्छेद 41 के तहत। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां 42 के तहत। 41 और 42 हुआ। शैशव पूर्व देखभाल यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45 के तहत आ जाएगा। पंचायती भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का, सहकारी समितियां 9 का, अधिकरण है 14 का, याद रखिए। उद्देश्य का आ गया हमारा, और यहाँ पे कुछ अवतरण दिखाए हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डेट दिया गया था, कोएत द्वारा संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बनाया गया कि भारत में जो संविधान है, संविधान में कितने प्रकार का न्याय था, कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, कितने प्रकार की समानता थी। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय था, 3 प्रकार का, 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी, 2 प्रकार की समानता थी, 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया था। किस पे? प्रस्तावना में। भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा मत प्रतिबिंबित होता है। कैसे? इसमें प्रस्तावना से, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जब संविधान लागू किया गया था तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, कौन सा था? वो अखंडता था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही कथन है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बन गया। इसकी प्रकृति न्याययोग नहीं थी। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, इसका संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल सारे सही हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक जो स्वरूप क्या है? तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता सम्मिलित पहले से नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। कथन ए कारणार, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। अगला देखें, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है क्योंकि यहाँ का जो मेन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसको जो है चुना जाता है, उसका जो है चयन किया जाता है। ये वंशानुगत नहीं है कि पिता के बाद उसका पुत्र बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? संविधान, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्दों से, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रस्तावना में था, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना थी उससे लिया गया था, उसी से स्टार्टिंग हुआ है। सभी व्यक्ति पूर्णतया समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था, तो वो था संघीय। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कौन सा? लोक कल्याण नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। संविधान सभा का वह भाग जो इसकी आत्मा कहलाता है उद्देशिका, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। बेरुवारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती वादों में से किस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारीवाद में ऐसा सबसे पहले घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो बम्बई जो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद था उसमें।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारती विवाद में भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है जो संविधान की प्रस्तावना है वो। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की, 3 प्रकार का न्याय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अंग जो अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। यानी कि भारत की जो संविधान की उद्देशिका है संविधान का ही एक भाग है। संविधान में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देखिए, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। सही कथन क्या है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, शासन प्रणाली। चलिए, शासन प्रणाली में देख लेते हैं प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों की प्रवृत्ति। राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग से जो स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है यानी निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, तो वो राज्य को परिभाषित करता है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा संप्रभुता। भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन कौन सा है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है संसदात्मक। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा जो मॉडल है उस मॉडल से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है भारतीय संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपति पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं है। संसदीय स्वरूप के शासन का जो प्रमुख लाभ है वह है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत के जो रूप है उसमें निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों की संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पे बने रहते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर कंट्रोल होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत में राष्ट्रपति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? तो यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। सही कथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत प्रभुता जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, कल्याणकारी राज्य है ये। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता क्या है? यह एक संविधान, संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, ये तीनों चीज़ें इसमें हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से।
सुशासन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो लाल फीताशाही इसकी विशेषता नहीं है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबंधित करता है? तो ये करता है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। कार्यकारी यानी कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर जो स्टेट होते हैं, इनका एम क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य की। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन सा है? एकल कार्यपालिका। सही कथन है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान में अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। ये भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो न्यायिक समीक्षा का डिफरेंस है। विधि के शासन के लक्षण, जो प्रमुख लक्षण है, उनको माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। कथन एक कारण आर, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो देखिए सही है मगर स्पष्टीकरण सही नहीं है। कानून लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 28, 32 तथा 22 में से किसका उल्लंघन करता है? तो 14 का उल्लंघन करता है। आगे देखिए, भारत के संविधान का संघीय लक्षण है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय लक्षण है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, इकहरी नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध, ये एकात्मक तत्व है, याद रखिएगा। संघीय तत्व कौन से थे? केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये थे संघीय लक्षण। और जो एकात्मक तत्व थे, इकहरी नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध, ये सारे मेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित क्या है? भारत में राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन कौन से हैं? जो संविधान है शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। कथन एवं कारण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। देखिए दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या गलत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक जो शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसको गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो देखिए राष्ट्रपति को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं निर्वाचित कर सकते, इसलिए वो परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। अगला देखेंगे, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। नेक्स्ट जो कारण है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो देखिए दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। देखिए एक सही है बट आर जो है वो गलत है। अगला देखेंगे, कथन एवं कारण, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो देखिए दोनों सही हैं और इसका जो व्याख्या है वो सही है। फिर कथन और कारण आया, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं।
और कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। दोनों सही हैं और जो इसका स्पष्टीकरण है वो भी सही है। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है? तो भारत या जो संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है और यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। कथन ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के मूल जो तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। और इसका जो कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक जो कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी इसकी ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट है कथन ए कारणार, भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण है उसका अधिकार है। तो पुनर्निरीक्षण का अधिकार है और ये जो कथन है दोनों सही है, लेकिन व्याख्या गलत हो जाएगी इसकी। भारतीय संविधान है कैसा? प्रकृति में संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघ राज्य पद्धति, तो ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। एक क्वेश्चन और है, कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। कारण, भारतीय संविधान ना तो एकात्मक है और ना ही जो है संघात्मक है। तो दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है किसने? जी ऑस्टिन ने। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है कहा गया है केसी व्हीलर के द्वारा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, किसने कहा है? तो ये कहा है बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित कौन सा है? तो यह राज्य एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित हो, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में हो, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि प्रस्तावित किया गया। तो ये महात्मा गांधी और जेपी नारायण के द्वारा दल विहीन जो प्रजातंत्र प्रस्तावित था। ठीक, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है फ्रिड डब्ल्यू रिंग्स। राज व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है स्वयं को पूर्णतया विकसित करने का अवसर। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ध्वज न्याय का, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। और ध्वज में जो तीलियां हैं 24, ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2, राष्ट्रगान का जो वादन काल है 52 सेकेंड। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के जो प्रारूप था उसको स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अंगीकृत किया गया। पंचांग किससे आधारित है? शक संवत पर आधारित है और भारतीय पंचांग को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। चलिए जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। हमारे संविधान यानी कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से हुआ है? भारत तथा इंडिया। भारत और इंडिया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है यानी कि संघ है। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नए राज्य के गठन की शक्ति किसको है? संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। संघ राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिकाई शक्ति किसको प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। देखिए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है इस प्रकार
की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य होगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। याद रखिएगा, असाधारण बहुमत। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की जो राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। तो 240(1) का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240(1) ख लक्षद्वीप, 240(1) ग दादरा नगर और हवेली तथा दमन और दीव, 240(1) डा पुडुचेरी। याद रखिएगा, पुडुचेरी को रिलेट कर सकते हैं आप लोग। देखिए ध्यातव्य है कि 26 जनवरी 2020 में 2 यूटी जो थे यथा दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय करके केंद्र शासित प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली का तथा दमन और दीव को एक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 2020 में इसको जो है विलय किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कथन एवं कारण भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। देखिए पहला गलत है, भारत एक संघ है, और दूसरा सही है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके। अगला, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, भारत संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत। सभी कथन देखने हैं। सही कथन, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये सारे सही हैं। अगला देखिए, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा। प्रथम अनुसूची में भारत में संघ शासित प्रदेश है कितने? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं 20। कितनी हैं? 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के लिए 19 प्रतिनिधि हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए कितने? 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापना की गई 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों की। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत संघ राज्य क्षेत्र हैं कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दीव एवं पुडुचेरी। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सही कथन है, सही कथन बताना है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंपात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया था। दादरा नगर हवेली 1954 पुर्तगाली शासन के अधीन थे। ये सारे सही थे। अगला, सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड और तेलंगाना सबसे आखिरी में। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राज्यों का उनके अनुसार निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताना होगा। सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, क्रम के अनुसार हमको बताना था। फिर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप आया, कब आया छत्तीसगढ़? तो 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड 15 नवंबर 2000 को हुआ। तीनों राज्य नवंबर 2000 में ही हुए, नवंबर में ही हुए। डेट का डिफरेंस है। दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ था। राज्य और
गठन का वर्ष। आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। ठीक है, हरियाणा 1966 था, हिमाचल प्रदेश 1971 था। राज्य और उनके स्थापना वर्ष। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, हरियाणा 1966, महाराष्ट्र 1960, राजस्थान 1958, नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। सत्य कथन है, गोवा को दमन एंड दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया। कथन सही है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब? तो 29 दिसंबर 1953 को 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। और बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में किसी विशेष श्रेणी का दर्जा कभी नहीं दिया गया, तो बिहार को। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से फंसते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भाग 2 में। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल देखिए यहाँ पे वो चीज़ देखनी है जो सही है। तो केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यही सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय डाक जो कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं, वो कौन है? तो देखिए, एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है। एक व्यक्ति का परपोता प्रपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, या किंतु जिसके पितामह पितामही माता या जो हैं संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक थे। नेक्स्ट है सही कथन। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर के 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। आगे, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता के अर्जन शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे कितने वर्ष? 7 वर्ष। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया था 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा के में जो है, याद रखिएगा। और राज्यसभा में 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिए, डेट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक है मूल अधिकार। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम जो सुरक्षा है उसे नियत करता है, तो शक्तियों का पृथक्करण। सही कथन देखने हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल ठीक। मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। संविधान द्वारा फिर से देखें, मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता किसने कहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार वादी योग्य हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे अनुच्छेद 20 और 21। मौलिक अधिकारों, देखिए कमेंट में बताइए 20 और 21 क्या है, अनुच्छेद में क्या है। मौलिक अधिकारों के संबंध में सही वक्तव्य है। कौन सा वक्तव्य है? तो ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, एक गारंटी है मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग
3 में सूचीबद्ध हैं मौलिक अधिकार। कौन से भाग में? भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। 3 प्रकार का न्याय ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। कौन कौन से? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर जो प्राथमिकता प्रदान करता है वो है अनुच्छेद 13। ठीक है, ये 13 अनुच्छेद है जो कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं तथा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 एवं 18 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 संविधान के 21 अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। अनुच्छेद 14 विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है और एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार के अधीन। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है भाग 3 अनुच्छेद 21 के तहत। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा जो दी गई है तो वो अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत है। संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया गया है यानी आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 14 15(4) के तहत एवं 16(4) के तहत, और अभी जो बताया था SC ST तो वो अनुच्छेद 15(5) के तहत। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कथन कह रहा है कारण है समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो देखिए दोनों सही हैं और दोनों का स्पष्टीकरण सही है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों ने सक्षम किया। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता तथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साथ मिलकर जो है पढ़ना। आगे देखें, मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICCPR के अनुच्छेद यानी कि ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किसी भी रूप में इसके जो आचरण है का निषेध किया गया है तो ये अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है: कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समता के जो अधिकार है उसके रूप में। अगला प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। देखिए दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या करता है।
अगला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारत का संविधान स्पष्टतया प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) का में याद रखें, भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किसमें है? तो ये अनुच्छेद 19 में है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19(1) का के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रखना चाहिए, जिनको जनता को इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के कारण। संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होता है ये जो निजता है यानी एकांतता है। अनुच्छेद 1(d) यानी 19(1)(d) और 21 को मिलाया जाए तो एकांतता यानी निजता का अधिकार। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं एवं अनुच्छेद 21 के तहत भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है अनुच्छेद 21 आता है। 21 के दायरे में क्या नहीं है? तो मृत्युदंड नहीं है। संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की जो है व्यक्ति को संरक्षण देता है अधिकार के, तो वो है अनुच्छेद 21। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकारों को शामिल किया गया? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के द्वारा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत शामिल है तो बौद्ध, जैन एवं सिख। ठीक है, तो 25 के तहत जो हिंदू शब्द के तहत क्या क्या शामिल है? तो बौद्ध, जैन और सिख। फिर है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 एवं 24। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है तो पूर्ण निषेध है। कौन सा? पूर्ण निषेध। सही सुमेलित है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिबंध है। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मानव के दुर्व्यापार तथा बलाज्योश्रम का प्रतिषेध 23 के तहत अनुच्छेद 23 जिसमें दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत मिला है। कथन कारण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये जो है दोनों कथन सही हैं मगर इसकी व्याख्या गलत है, व्याख्या सही नहीं है। सही सुमेलन देखना होगा। अनुच्छेद 16(2) किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये सही है। फिर अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1) किसी भी व्यक्ति को
कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब कथन सही वाले देखने हैं। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। कौन सा? अनुच्छेद 32। कथन एवं कारण, संविधान के अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध जो प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। देखिए दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी दोनों का सही है। चलिए आगे देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न जो है रिटें जारी करता है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी एक प्रलेख को देखिए यहाँ पे 32 के तहत रिट जारी होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक प्रलेख यानी कि रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को। अगला देखें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय है जारी कर सकता है क्या? उच्च न्यायालय हैबियस कॉर्पस को जारी कर सकता है, यानी बंदी को प्रत्यक्षीकरण किया जाए उसका। अगला देखें, तो आप लोगों ने अगर जय भीम मूवी देखी होगी तो जय भीम मूवी में हैबियस कॉर्पस का एक बेहतरीन उपयोग करके जो है बंदी को जो है जो शरीर चाहिए उनको, यानी जो बंदी है वो उन्हें चाहिए टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। आगे देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें शरीर चाहिए। फरमादेश, बी कमांड, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड, पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार प्रेक्षा, वाई वॉट अथॉरिटी, किस अधिकारी से। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य, संविधान का 42वां संशोधन, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है एवं मूल ढांचे का सिद्धांत, तो ये केशवानंद भारती के केस से संबंधित है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो ये किससे? अनुच्छेद 22 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 से संबंधित है। सही सुमेलन देखना होगा। उपाधियों का निषेध, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का निषेध, उपाधियां धारण नहीं कर सकते। धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 के तहत है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29 के तहत। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A के तहत। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, केशवानंद भारती वाद से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे से। फिर मूल अधिकारों से संबंधित निर्णय का सही कालानुक्रम, A.K. गोपालन वाद 1950, गोलकनाथ वाद 1967, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 था। फिर संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत जो है विधिक अधिकार बना दिया। अब वो एक विधिक अधिकार है। जनता पार्टी की सरकार में 44वें संविधान संशोधन से ऐसा किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? 44 अमेंडमेंट। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है? तो ये वैधानिक, विधिक, कानूनी अधिकार, आप इसको इनमें से कोई एक नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है समानता, स्वतंत्रता, धर्म पालन एवं जो समान आवास के अधिकारों में से भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है, तो ये सूचना का अधिकार प्रदान नहीं करता है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त क्या? विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार, ये सभी जो है व्यक्तियों को प्राप्त। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति जो स्वातंत्र्य है उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।
इसके अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। वे मौलिक अधिकार जो भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं कौन से हैं? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार वो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। विधि के समक्ष समता, अपराध ये 14 में हो जाएगा। अनुच्छेद 14 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 एवं 24 धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 जो आपका संवैधानिक निराकरण है वो अनुच्छेद 32 के तहत आ जाता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है कौन सा? विरोध का अधिकार। किसका? विरोध का अधिकार। अगला देखेंगे, भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। फ्रेंड्स, हम अपने बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।